आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। जिस तरीके से घरों में शाम के वक्त रोशनी करने पर जो खुशी मिलती है घर के तमाम सदस्यों को, ठीक वही खुशी आज इस जहां हम बैठे हैं पांडे परिवार में, ये वहां पर कल शाम ऐसी ही एक खुशी देखने को मिली। कारण क्या रहा? यूक्रेन से लौटा इनका बच्चा जो मेडिकल साइंस पढ़ने गया था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था, फिर उसके बाद वहाँ पे पहले साल सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहा था और वो सकुशल लौट आया। तो आइए हम उनके माता पिता यहाँ पे बैठे हुए हैं, शिवम के माता पिता बैठे हैं। हम बात करते हैं इंजीनियर रमेश पांडे जी से, जो गोरखपुर एनी रेलवेज में पोस्टिंग है इनका। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है बेटा आपका सकुशल अपने घर पहुँचा? यह एक स्वप्न के भांति प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार से वो बच्चा युद्ध के क्षेत्र में घिरा पड़ा था जी, ये एक तरह से असंभव सा कार्य लग रहा था, लेकिन मोदी जी के कृत संकल्प होने से और भारत सरकार के अथक प्रयास के कारण यह बच्चा सकुशल कल घर पे आ गया। हमारे परिवार के लिए इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती है। जी, हमने देखा वीडियो क्लिप्स में देखा कि बच्चे की दादी वो बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी खुश थी, उसको गले से लगाया। दादी का तो ये हाल था कि जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है उनको पता चल गया था कि वह शिवम के कंट्री में ही जहाँ पे वो बच्चा है, जी, शिवम का असली नाम अभीष्ट कुमार पांडे है, जी, तो तब से दादी एक बदहवास सी थी। मतलब उनका भोजन और पानी लगभग छूटा सा था, कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी और हर वक्त उसका समाचार जानने के लिए आतुर रहती थी। कल उसको अपने बीच में पा करके वो अपने उनके मनोयोग में उफान आया और एकदम से उमड़ पड़ी और काफ़ी संतुष्ट सी देखी। मैडम अभी तो बच्चा आपका आ चुका है, फिर जी। आपकी आंख में आंसू दिख रहा होगा। जी सर, बहुत खुशी की बात है। भारत सरकार हमारे बच्चे को सही सलामत हमारे घर ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। आगे के लिए क्या सोचा है? अब सर आगे के लिए भारत सरकार को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि मेरा बच्चा आ गया है। जी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक। जी। आगे के लिए अभी आपदा प्रबंधन से जिस प्रकार की जानकारी आई है, जी, संभवतः योगी जी लखनऊ में इन छात्रों से मिलने वाले हैं। जी, तो जैसा कि अन्य अभिभावक और छात्र भी चाहते हैं कि जब तक यूक्रेन में लड़ाई चल रही है तब तक वो छात्र यहाँ स्थानीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कर दिए जाएं, उनकी क्लासेज चलती रहे जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो। और आगे यदि ये व्यवस्था हो सकती है कि इनको अपने देश में ही देश के मेडिकल कॉलेजों में समाविष्ट किया जा सके, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि देश का हर नागरिक और हर बच्चा बेशक वो दूसरे देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने जाता है, उसका कारण हम आरक्षण से भी देखते हैं और अपने देश में अत्यंत खर्चीला मेडिकल एजुकेशन है जिसका हम मध्यम वर्गीय परिवार वहन नहीं कर सकते हैं। अपेक्षाकृत कम सस्ते होने की वजह से मजबूर होकर के हमें अपने बच्चों को विदेश भेजना पड़ता है और इनमें से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 99% बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ से मेडिकल की एजुकेशन लेकर के अपने देश में आकर के देश की ही सेवा करेंगे। जी। इसलिए भारत सरकार को इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और यदि संभव हो सके तो उनको यहीं के मेडिकल कॉलेज में समाविष्ट कर लें। बस से लगभग 400 किलोमीटर का फासला था और सीरेट बॉर्डर से जो हम लोग रोमानिया बॉर्डर जहाँ पे हमें जाना था वहाँ से हमें 16 किलोमीटर पहले बस ने ड्रॉप किया। 16 किलोमीटर हम लोग ग्रुप बना के पैदल चलते रहे। अच्छा। और रात के 11 बजे लगभग हम लोग बॉर्डर पहुँचे। कितने घंटे में आप लोगों ने वो पैदल यात्रा पूरी की? सर अब उस अंदाजन बता सकते हैं क्योंकि वो सफ़र ऐसा था कि हम लोग बस चलते रहे। आप लोगों को चलना पड़ा? बस चलते रहे हम लोग, हाँ 3-4 घंटे के करीब होगा। हम लोग चलते रहे और कुछ सोच नहीं रहे थे कि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था। कौन सा था जो सबसे ज़्यादा जोखिम भरा था, खतरनाक लग रहा था? जी। बंकर वाली रात, या जो आप बस में सफ़र कर रहे थे, या फिर पैदल जो यात्रा कर रहे थे? नहीं सर,
इन तीनों में से तो सबसे जोखिम वाला कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन जो बॉर्डर पे जो टेंशन का माहौल था, बॉर्डर पे क्योंकि सारे लोग पार करना चाह रहे थे और उसमें से कुछ ही लोगों को पार करने दिया जा रहा था। उसमें क्योंकि ऐसा कई बार हो गया कि लड़कियां दब जा रही हैं, लड़के दब जा रहे हैं, या कोई हाइपोथर्मिया का शिकार हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद हमें लगा कि आज नहीं हो पाएगा हम लोग से, क्योंकि वैसे भी थक के हम लोग चूर हो चुके थे। 16 किलोमीटर की पैदल चलना पड़ा था। बॉर्डर पर कितने घंटे गुजारने पड़े सर मतलब हाँ, उस पार रोमानिया पहुंचने के लिए? बॉर्डर पे सर हमने एक रात पूरी और दिन भर पूरा काटा था, लगभग शाम के। जी सर, लगभग 18-20 घंटे आप लोगों ने गुजारे। वहाँ पे हम लोग का जो ग्रुप था वो टूट गया, क्योंकि कोई पहले चला जा रहा था, कोई बाद में जा रहा था। वहाँ पे ऐसा नहीं सोच सकते थे कि आप किसी को साथ में ले जा सकें। बॉर्डर पार करना सबकी प्रायोरिटी थी वहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर पार करने के बाद हमारी एम्बेसी थी। मिसहैपनिंग भी हुई आप लोगों जी सर, मिसहैपनिंग हम लोग के साथ तो नहीं हुई। मतलब मिसहैपनिंग ये हुई कि बच्चे, जैसे कई बच्चे हैं कि जो चल के आ रहे हैं, जो थोड़े से कमज़ोर पड़ जा रहे थे, तो वो जैसे ही सो रहे थे उन्हें हाइपोथर्मिया का में हुआ। मेरा फ्रेंड था मेरे ही ईयर का, अभी आया था, चंदन नाम का, वो अब नहीं रहा, क्योंकि उसको मतलब अटैक आ गया था, वो हाइपोथर्मिया के कारण उसको कोमा में वहाँ पे चला गया था। जी, अब वो नहीं है हम लोग के बीच में। अच्छा, जी सर, ये खबर शायद नहीं आ पाई थी। जी, आई तो देर में आई। हाँ। और वो कहाँ का रहने वाला था? वो सर साउथ का था, साउथ इंडिया का था। अच्छा, जी, कर्नाटका का रहने वाला। तो इतना वो भयभीत हो चुका था? भयभीत भी हो चुका था, और ठंड क्योंकि इतनी ज़्यादा थी। अब हमने ठंड का इंतज़ाम किया, क्योंकि हम जब वहाँ से चले थे तो मेरे दिमाग में आया कि हमें एक चाकू कम से कम रख लेना चाहिए, कि कहीं भी काम आ सकता है। और मार्शल लॉ इम्पोज था, तो वो कहीं भी आत्मरक्षा के लिए भी और ज़रूरत किसी करने के लिए भी काम में आ सकता है। तो वो चाकू मेरे साथ था। मुझे ठंड लगती थी, मैं जाता था, लकड़ी काट के ले आता था और उसे जला के मैंने मतलब वहाँ पे रात बिताई है। जी सर। वो ये सब नहीं मिल सका उसे वो? नहीं, अब उसे मिलता भी, क्योंकि हम लोग सब सारे लोग मिल के काम करते थे। नहीं, वहाँ पे जितने लोग थे, कम से कम जितने लोग बच रहे थे, वो लोग एक ही साथ थे। बॉर्डर के इस पार सारे लोग एक साथ थे, लेकिन बॉर्डर पार करने में कौन पहले चला जा रहा है, कौन बाद में चला जा रहा है, ये किसी को पता नहीं चल रहा था। तो वहाँ पे इतना हुआ, तो अगले दिन सुबह, क्योंकि ज़्यादा थके हारे थे हम लोग, तो फिर हमने सोचा कि यार अब थोड़ा आराम कर लिया जाए, और धूप भी खिली थी थोड़ी सी, तो हमें लगा कि अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि बस मुझे बॉर्डर पार करना है, उसके बाद मेरी एम्बेसी रहेगी, वहाँ पे आराम रहेगा। तो मैं गया, लास्ट ट्राई किया मैं लगभग शाम को, क्योंकि अब स्नोफॉल भी, धूप के बाद वहाँ स्नोफॉल शुरू हो जाती है। स्नोफॉल जैसे शुरू हुई, तो अब मुझे लगा कि अब मैं यहाँ पे रहूँगा तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं वहाँ से कैसे कैसे करके फिर भीड़ को मतलब साइड करके जितनी भी दमखम बची थी वहाँ पे लगाए, और फिर उसके बाद भगवान की दया से बॉर्डर पार हो गया उस टाइम। घर का चिराग वापस लौटा, सकुशल अपने वतन वापस लौटा। तमाम परेशानियों को झेलते हुए हम लोगों ने जो वीडियोस देखे हैं उसमें पैदल भी चलना पड़ा है 16-16 किलोमीटर, आकाश, खुले आकाश के नीचे रात गुजारनी पड़ी है, और कपड़े भी नहीं थे इस तरीके से, जो ठंड, जैसे -4 डिग्री का वहाँ का टेम्परेचर बताया गया है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों से वापस सकुशल अपने घर वापस लौटना वास्तव में ये एक चमत्कार है, भारत सरकार की मेहरबानी है, और इसके लिए पूरा परिवार उन्हें धन्यवाद दे रहा है, हृदय से धन्यवाद दे रहा है। और फिर हम ऐसे ही तमाम अन्य छात्रों से भी मिलते रहेंगे, आपको भी मिलाते रहेंगे। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।
गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।